जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, जो क्लास 12 का इवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। आइए इसको एकदम ईजी वे में समझते हैं कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो क्या बताना चाहता है। तो प्रोफेसर हार्डी और विनबर्ग जो थे उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। यहाँ पे फोटो आपको दिख रहा होगा प्रोफेसर हार्डी और विनबर्ग का। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम था हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एक तरीके से देखा है तो एक इक्वेशन उन्होंने दिया है, पी स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ पे प्लस है शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी एक तरीके दिखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। 1 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्या होता है ये। सबसे पहले ये समझिए कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है क्या बता रहा है। तो पहला इसमें जो प्रिंसिपल बता रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये हमारा एक क्या है, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है। ये एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है। यानी आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना कोई इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है और ना ही कोई यहाँ से, ना कोई यहाँ पे अंदर आ रहा है और ना ही कोई यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया। यानी एक ऐसा एरिया है जहां पे ना ही कोई इंडिविजुअल अंदर आ रहा है ना कोई इंडिविजुअल यहाँ से निकल करके बाहर जा रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल है बताता है कि एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रहेगा तो वहां पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट जो फ्रीक्वेंसी एलिल का वो क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर एक जनरेशन में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो आइए पहले इस पॉइंट को समझने से पहले हम समझते हैं कि एलील क्या होते हैं। तो सपोज के लिए हमारे पास यहाँ पे सेल होता है, कोई सेल के अंदर हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए मान लीजिए ये हमारा क्या है, डीएनए है। डीएनए आपको पता है कि डीएनए के पास क्या होते हैं, जीन होते हैं। और किसी भी जीन का दो डिफरेंट क्या होते हैं, अलील होते हैं। यानी किसी भी जीन का दो डिफरेंट क्या होंगे, अलील होंगे। तो देखिए कोई मान के चलिए अगर जीन, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन था, इस पॉपुलेशन के अंदर हम जीन ऐसा ले रहे हैं जो इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, इनके स्किन के कलर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो स्किन कलर वाला जो जीन है उसका दो डिफरेंट एलील होगा। मान चलिए एक हमारा कैपिटल ए ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल ए ले रहे हैं। तो सपोज करिए इस जीन के पास दो एलील हैं और ये दोनों जो जीन है किसके लिए है, ये स्किन के कलर के लिए। एक वाला हमारा क्या है, कैपिटल ए है और एक वाला हमारा क्या है, स्मॉल ए है। कैपिटल ए को हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, इसको डोमिनेंट बोलते हैं, और स्मॉल ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव। स्मॉल ए को क्या बोलते हैं, रिसेसिव। यानी जो डीएनए है, डीएनए में किसी जीन का दो डिफरेंट अलील होते हैं। वो दोनों अलील क्या होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो अब देखिए ये क्या बता रहा है। अब यहाँ पे अलील आपको समझ आ गया क्या होता है। यानी ये जीन जो है स्किन कलर, इसके दो डिफरेंट जो जीन है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलील। यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों क्या है, यहाँ पे अलील हैं, किसी जीन के क्या है, ये अलील हैं। तो पहला पॉइंट बता रहा है एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी सबसे पहले समझिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर के 1 के बीच में जो नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए 0 हो गया, 0.1 हो गया, 0.7 हो गया, या क्या हो गया हमारा 1 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8, 0.9 एंड 1, ये सारे क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी 0 और 1 के बीच में जो नंबर आते हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया कि किसी जीन का दो डिफरेंट अलील होते हैं और अलील का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, जो 0 से 1 के बीच में आता है। तो पहला देखिए यहां पे क्या बता रहा है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो बता रहा है, जिसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल किस पे ऊपर लागू होता है, एक ऐसा एरिया जो एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है। आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया का मतलब ना ही कोई अंदर आ रहा है ना कोई यहां से निकल करके बाहर जा रहा है। तब तो वहां पे क्या क्या चीजें होंगी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी यहाँ का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलील का सेम होगा। अलील क्या था हम आपको बता चुके हैं, किसी एक जीन का डिफरेंट फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, अलील। तो मान के चलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन इसके अंदर कितने लोग हैं, तो इसके अंदर सपोज करिए कि 100 लोग हैं यहाँ पे, यानी 100 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब इस पॉपुलेशन के अंदर हम लोग एग्जाम्पल लिया जाए स्किन कलर का, स्किन कलर। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के स्किन कलर दिख रहे हैं। एक दिख रहा है हमको डार्क, एक डार्क दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है हमको, लाइट दिख रहा है। डार्क मतलब कैसे, काले लोग, और लाइट मतलब कैसे लोग हैं, गोरे लोग हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन अगर 100 लोग हैं तो पहला ये प्रिंसिपल बता रहा है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगा, सपोज करिए कि इस 100 में से 70 लोग कैसे हैं, डार्क हैं,
70 लोग डार्क हैं और 30 लोग यानी 30 लोग कितने हैं, लाइट हैं। यानी 100 लोगों में से 100 में से 70 लोग कैसे हैं, काले हैं, और 30 लोग कैसे हैं, लाइट हैं, मतलब गोरे हैं। तो इनका जो फ्रीक्वेंसी होगा, अगर मान के लिए इस आइसोलेटेड एरिया में 100 लोग हैं, तो आगे चल करके हो सकता है कि रिप्रोड्यूस जब करेंगे ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे मान के चलिए 200 लोग हो गए। तो जब 200 लोग हो गए तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी जो अगर इसका फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा, रेशियो निकाला जाएगा इसका, जो 70 डार्क थे 30 डार्क होते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 70 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जिसको और अच्छे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7:3 आएगा। यानी 7:3 रेशियो यहाँ पे आ रहा है, 7 डार्क के लिए है और 3 किसके लिए है, लाइट के लिए है। तो अगर 200 लोग आएंगे, मतलब 100 लोग आगे चल के रिप्रोड्यूस किए तो 200 लोग यहाँ बन गए, तो अभी भी रेशियो कितना रहेगा हमारा, मान के चले तो तभी भी रेशियो क्या हमारा आएगा, 7:3 आएगा। ये पहला प्रिंसिपल बता रहा है। पहला प्रिंसिपल ये बता रहा है कि जो जनरेशन है आगे, उनकी जो जनरेशन आएगी उनमें जो, अगर मान लीजिए स्किन कलर का हम लोग एग्जांपल लिए हैं, तो स्किन कलर का जो रेशियो होगा 7:3 क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो इसमें बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कितने लोग, 140 लोग क्या हो जाएंगे, यानी 140 लोग कितने हो जाएंगे डार्क, और यहाँ पे 60 लोग क्या हो जाएंगे, हमारे लाइट हो जाएंगे। यानी पहला प्रिंसिपल बता रहा है कि जनरेशन के बाद जो जनरेशन आएगी उसमें भी जो रेशियो होगा वो अलील का, वो फ्रीक्वेंसी होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। यानी देखिए यहाँ पे 7:3 था, तो अभी भी क्या है, 7:3 आएगा। ये पहला पॉइंट बता रहा था। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट भी इसी से लिंक है। मतलब क्या बता रहा है कि जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, यानी जो पॉपुलेशन 100 लोगों का था, अब 200 लोग हो गए हैं, तो जो जीन पूल था, जो जीन का फ्रीक्वेंसी था, उसमें बदलाव नहीं होगा। जो जीन पहले 100 लोगों में था, उसी तरह वही सेम जीन क्या होगा, अगले 200 लोगों के अंदर भी वही रहेगा। यानी जो जीन 100 लोगों के अंदर था ए टाइप का, वो अभी भी किसके अंदर, ए और प्लस बी टाइप का था यहाँ पे जीन, क्योंकि 70 के लिए ए मान लीजिए और 30 के लिए बी मान लेंगे, तो यहाँ पे जो 200 लोग आए, यहाँ पे भी क्या होगा, वही जीन आएगा, ए प्लस बी वाला ही जीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी दूसरा प्रिंसिपल ये बता रहा है कि जो जीन पूल है वो रिमेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी जो जीन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। 100 लोग जो पहले थे, जो जीन था वो अब 200 लोगों के, तभी भी क्या है, वही दो जीन देखने को मिल रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट और दूसरा पूरा पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। यानी देखिए इसका मतलब क्या बता रहा है, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। इसका मतलब समझिए, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, 1 होगा। अब इसका मतलब क्या बता रहा है, जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 100 लोग लिए थे, यहाँ पे 100 लोग, तो इसका रेशियो क्या निकल के आया था, 7:3। 7 कौन से थे, डार्क वाले थे, और 3 कौन से थे, लाइट वाले लोग थे। 7:3 क्या निकल के आया, हमारा रेशियो निकल के आया। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा डार्क वालों का, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। अब इसका जब फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा, मतलब क्या बता रहा है, तो पहले हम जान चुके हैं, जो हम लोग पॉपुलेशन लिए थे 100 लोगों का पॉपुलेशन यहाँ पे लिए हुए थे, 100 लोगों का पॉपुलेशन लिए हुए थे। इस 100 में से 70 लोग क्या थे, हमारे डार्क वाले थे, और 30 लोग क्या थे, इसमें से लाइट वाले थे। अब इनका फ्रीक्वेंसी जब निकाला जाएगा तो कैसे निकलेगा, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या लेंगे, टोटल पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 100, यहाँ पे 100 ले लेंगे, और ऊपर क्या लेंगे हम लोग, अगर डार्क वाले का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, डार्क वाले का निकालेंगे तो 100 बाई क्या, 70 बाई क्या हो जाएगा, 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 10 से ये कटेगा कितने बार में, 0.7 बार में कटेगा। तो 0.7 इसका फ्रीक्वेंसी आ गया डार्क वाले का। वहीं अगर लाइट वाले का निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, 30 बाई क्या करेंगे, 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100 इस टाइम क्या है, पॉपुलेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, और यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.3, यानी ये फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 0.7 और 0.3 को प्लस किया जाएगा तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। यानी यही बता रहा है कि जितने भी टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी उसको जोड़ने पे क्या आंसर आएगा, 1। अब यही जो पॉपुलेशन हम लोग पढ़े कि आगे चल कितना हो गया था, 200 हो गया था, तो इसमें देखिए 200 में से डार्क 140 लोग क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, और वहीं पे 60 लोग क्या हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। अब डार्क वाले का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 140 बाई क्या करेंगे, 200 करेंगे, 1 0 से 0 कट गया, और ये 20 से कितने बार में कटेगा, 0.7 बार में ये कटेगा। फिर लाइट वाले का निकाला जाएगा तो कैसे निकलेगा, लाइट वाले का निकाला जाएगा तो कैसे निकलेगा, 60 बाई क्या करेंगे हम लोग, 200 करेंगे, 1 0 से 0 कट गया, 20 से कितने बार में कटेगा, ये 0.3 बार में कटेगा। अब फिर इन दिनों को ऐड किया जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। यानी बता रहा है सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। जब इनका फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, वो 1 आएगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब ध्यान देखिए, मेन हमारा यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, p² + 2pq + q² = 1। मतलब क्या बता रहा है, ये a + b का होल स्क्वायर कर रहा है, जिसका क्या मंगा निकल के आता है, a² + 2ab + b² = आंसर कितना आ रहा है, 1। यानी बता रहा है कि
एक सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जो आइसोलेटेड है, ना कोई इसमें अंदर आ रहा है ना कोई निकल के बाहर जा रहा है, और इसका जीन जो होता है यानी जो यहाँ पे कभी भी इवोल्यूशन देखने को, नो इवोल्यूशन, यानी इसमें बदलाव देखने को नहीं देखने को मिलेगा, यानी इस जनरेशन के अंदर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बता रहा है कि जो ये इक्वेशन बता रहा है सिंपल, ये जो 1 बता रहा है सिंपली ये बता रहा है कि ये जो आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है कभी भी इसके अंदर बदलाव नहीं आएगा। जिस तरह के इंडिविजुअल यहाँ पे दिख रहे हैं आगे चल के भी इसी टाइप के इंडिविजुअल इसमें देखने को मिलेंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा। तो ये जो इक्वेशन इसको अब हम समझते हैं कैसे ये इक्वेशन क्या बताना चाह रहा है, तो यहाँ ध्यान समझिए। अब आप समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा आ रहा है 1 आ रहा है। 1 इसकी क्या फ्रीक्वेंसी जो हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो आइए इसको समझते हैं क्या बता रहा है ये, यानी एक ऐसा ही जियोग्राफिकल एरिया जिसके अंदर कोई इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। अब ध्यान देखिए बी बुक में क्या बता रहा है, जो a प्लस बी है तो a स्क्वायर प्लस 2b, यहाँ पे हम लोग क्या निकालें a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल कर रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए जो हम जीन का बात किए थे यहाँ पे, जो हमारे पास जीन थे स्किन कलर वाले, कौन से वाले, तो स्किन कलर वाले। स्किन कलर कैसा था, एक डार्क था और एक कैसा था लाइट था। तो देखिए यहाँ पे अगर एक जीन है, दोनों जीन कौन से स्किन कलर वाले, ये वाला हमारा कैपिटल ए था और ये वाला हमारा क्या है स्मॉल है, यानी ये हमारा डोमिनेंट और ये हमारा क्या रिसेसिव है। तो इस डोमिनेंट के लिए बुक में एनसीईआरटी के बुक में क्या यूज किया है, डोमिनेंट के लिए वो किसका यूज किया है, पी का यूज किया है, पी लिया है। और क्या कहते हैं रेसेसिव के लिए क्या लिया है, वो रेसेसिव के लिए वो क्यू लिया हुआ है। अब देखिए कैसे ये इक्वेशन बन रहा है। तो अगर मान के चलिए इसी टाइप के कोई इंडिविजुअल यहां पे है, जैसे मान के चलिए यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक सॉरी यहां पे थोड़ा बता रहा हूं आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर मान के चलिए ये हमारा क्या एक है, मान लीजिए ये कोई मेल है, मेल जिसका डार्क स्किन कलर हम ले रहे हैं, तो मेल है। तो मेल के अंदर अगर गैमीट जब बनेगा तो गैमीट इसमें दो पॉसिबल गैमीट है, एक क्या बनेगा कैपिटल ए और एक क्या बनेगा स्मॉल ए, जिसको हम लोग कैपिटल ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं पी, यानी डोमिनेंट की जगह पी लिख सकते हैं और रेसेसिव की जगह क्या लिख सकते हैं क्यू लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डोमिनेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं पी और रेसेसिव की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग क्यू लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यानी इसके जगह पे हम पी यूज कर रहे हैं, इसके जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं क्यू यूज कर रहे हैं। अब ये तो हमारा कौन सा था, मेल वाला पार्ट था। वही इसी पॉपुलेशन के अंदर फीमेल होगी, या मान लीजिए फीमेल है, तो इसका भी क्योंकि जीन तो हमेशा बदलाव हो नहीं रहा, जो एलील है वो क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी उसकी सेम आ रही है, कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसका भी जीन पूल यही होगा डोमिनेंट और रेसेसिव। तो इसका भी कम से क्या जो एलील सॉरी जो गैमीट बनेंगे वो भी क्या बनेंगे पी और क्या बनेगा क्यू बनेगा, क्योंकि इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी और क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी और क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पी और यहाँ पे क्यू, पी और क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लेकर जाएगा इसको लेकर जाएगा तो क्यू और क्यू। कुछ इस तरीके का हमको जाइगोट देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से सीक्वेंस बन रहा है। देखिए पी पी कितना आया एक, क्यू क्यू कितना आया एक, और वही बात करें हम लोग पी और क्यू कितना आया है, तो एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे, टोटल मिला के कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए पी और क्यू क्या बता रहा है, पी जो है यहाँ पे जो कैपिटल पी है, यहाँ पे समझिए आगे जो कैपिटल पी है, कैपिटल पी क्या ये हमारा है होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, जिसकी जगह हम लोग कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए। वही बात करें हम लोग स्मॉल, यहां पे देखिए स्मॉल क्यू नीचे दिख रहा है और स्मॉल क्यू दिख रहा है, ये किसके लिए है होमोजाइगस रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस मतलब सेम, और रेसेसिव का मतलब क्या होता है जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। तीसरा हम लोग बात करें यहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी बन रहा है पी और क्यू, ये हमारा क्या है हेटेरोजाइगस। लेकिन यहाँ पे पी और क्यू कितने बार आया, 2 बार आया हुआ है, कितने बार आया हुआ है 2 बार, इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे। ये कितने बार आया एक, ये कितने बार आया एक, यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसको हम लोग अगर कैपिटल पी 2 बार है तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कैपिटल पी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पी का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्यू और क्यू 2 बार है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर। वही बात करें हम लोग पी और क्यू, तो पी और क्यू यहाँ पे कितने बार है 2 बार है, तो इसको पी और क्यू के लिए क्या लिखेंगे 2p q लिखेंगे। इस तरीके से हमने लिखा ये। तो अब देखिए ध्यान से इक्वेशन कैसे बन रहा है, यानी जो होमोजाइगस डोमिनेंट था कितने बार आया एक बार,
तो यहाँ पे देखिए पी लिख दिए हैं और 2p की जगह पे हम क्या लिखे हैं, पी स्क्वायर लिख दिए हैं। फिर जो हमारा है होमोजाइगस रिसेसिव कितने बार आया है, तो एक बार आया होमोजाइगस रिसेसिव, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे क्यू, और क्यू 2 बार है तो इसको क्या करेंगे, क्यू की जगह पे स्क्वायर लगा देंगे। फिर बात करें हम लोग हेटेरोजाइगस, तो ये कितने बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे पी और क्यू लिख दिए और कितने बार आया, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लगा दिए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हमारा फ्रीक्वेंसी 1 आएगा। अब इसको पहले याद करिए हमने क्या किया था, देखिए हमने क्या किया था, वहां पे फ्रीक्वेंसी निकाला था। फ्रीक्वेंसी जब निकाले थे हम आगे चल करके, पहले जब हम फ्रीक्वेंसी निकाले थे, आगे देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकाले थे। जब फ्रीक्वेंसी निकाले थे हम लोग तो डार्क का क्या आया था, डार्क का हमारा 0.7 आया था और लाइट का हमारा क्या आया था, 0.3 आया था। ठीक, अब यहाँ पे जो कैपिटल पी या पी है वो किसके लिए, डोमिनेंट के लिए। तो डार्क वाला क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे जो ए वाला था, ए के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पी लिख दिया। और पी का जगह पे हम लोग पी का रेशियो कितना आया है, 0 कितना आया था, 7 आया था। यानी डार्क था 0.7 आया था जो फ्रीक्वेंसी, यानी डार्क की जगह पे हम लोग क्या, जो जीन हम पहले बनाए थे यहाँ पे ऐसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम जीन बनाए थे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एलील थे, एक हमारा डोमिनेंट था और एक क्या हमारा था, रेसेसिव था। तो जो डोमिनेंट वाला है वो डार्क था और रेसेसिव वाला क्या था, लाइट था। तो डोमिनेंट की जगह पे जो डार्क वाला ए है उसके जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पी यूज कर रहे हैं, और रेसेसिव जगह पे जो ए है उसके जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यू यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी पहले निकल के आया था 0.7, तो यानी ए बराबर किसके है, पी, तो पी का फ्रीक्वेंसी कितना आया, 0.7 आया हुआ है। तो अब देखिए पी का स्क्वायर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी का स्क्वायर दिया हुआ, तो पी का स्क्वायर का मतलब क्या यहाँ पे कर सकते हैं हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे पी के स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, 0.7 का स्क्वायर करेंगे, 0.7 का स्क्वायर प्लस 2 पी और क्यू है, तो पी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0.7 इंटू क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम, क्यू की जगह लाइट की जगह पे क्या था हमारा, स्मॉल ए था जो किसके बराबर है, क्यू, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या था, 0.3 निकल के आया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू, देखिए 2 पी प्लस क्यू है तो 2 लिख दिए, पी की जगह पे क्या हमारा है 0.7 है, क्यू की जगह पे हमारा क्या है 0.3 है, तो यानी 2 इंटू 0.7 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे प्लस किसको करना है हमको, प्लस क्यू का स्क्वायर, क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे 0.3, यानी 0.3 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो अभी देखिए आपको मालूम चलेगा कैसे इसका आंसर 1 आ रहा है। 7 का स्क्वायर जब किया जाएगा तो 0.7 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 7 जा कितना आ जाएगा हमारा 49 आएगा, 7 7 जा 49, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.49। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ये पूरा नीचे का स्क्रीन आ रहा है कि नहीं, आ रहा है अच्छे तरीके से, तो आप समझिए 0 क्या आ गया हमारा 7, 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.49 प्लस 2 इंटू, अब किसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.7 का 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0.7 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा कितना होगा, 7 3 जा 21 का 1, और यहाँ पे क्या लगा हमारा 2, 3 0 जा कितना हो जाएगा हमारा 3 0 जा 0, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 2 यहाँ पे निकल के आ गया, 0 का कट करेंगे 7 से 0 और 0 का 2 में करेंगे 0, यानी हमारा 1 2 0 निकल के आ रहा है। तो कितना लगाएंगे हमारा यहाँ पे, यानी यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आ रहा है 0 क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 0.21 आ रहा है। अब इंटू 0.3 का स्क्वायर करेंगे, तो जब 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा कितना होता है 9, यानी क्या निकल के आ रहा है हमारा 0.9 निकल करके आ रहा है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व जब करेंगे तो अब देखिए 0.49 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे देखिए 0.21 है जिसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग, और 2 से, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्लस करने जा रहे हैं, यहाँ पे 0.49 है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.21 का, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे 21 टू जा कितना हो जाएगा 42, यानी 0.4 निकल के आ जाएगा, यानी 0.49 प्लस यहाँ पे इसको जोड़ेंगे जब इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया हमारा 0.42 निकल के आया है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सॉरी यहाँ पे प्लस लगेगा, प्लस 0.9 निकल के आ गया। अब देखिए जब इसको ऐड करेंगे हम तो क्या निकल हमारा आंसर आएगा, देखिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 0.49 0.42 0.9
और 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 09, यहाँ पे 09 आएगा, सॉरी 0.09 यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब देखिए इसका आंसर जोड़ेंगे कितना आएगा 18, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 का 0 कैरी 2 यहाँ पे। उसके बाद देखिए 448 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हमारा है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 448 और 2 कितना होगा 10 का 0 कैरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यानी पूरा जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है 1.0। यानी जो फ्रीक्वेंसी आप देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, 3 का मल्टीप्लाई जब 3 इंटू 3 करेंगे 0.3 इंटू 0.3 तो उसका आंसर आएगा 0.9 आएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा। तो यानी कुल मिलाकर के जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया हम लोग आपके सामने, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है हमारा 1.0, यानी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है सेम आ रही है 1 आ रही है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये बता रहा है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कि कोई आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है, उस आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में ना कोई अंदर आ रहा है ना कोई अंदर से बाहर जा रहा है, तो अब क्या होगा इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा 1, यानी जिसमें कोई कभी भी इवोल्यूशन देखने को उस पॉपुलेशन के अंदर नहीं मिलेगा। अब एक चीज और बता रहा है, फैक्टर दैट अफेक्ट्स, कौन कौन से फैक्टर अगर होंगे तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आइए आगे समझते हैं फैक्टर्स को। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। तो पहला पॉइंट अगर देखिए कुछ फैक्टर्स भी हैं, अगर ये पांचों फैक्टर्स नहीं होंगे तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा, इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। वो फैक्टर कौन से, पहला जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन इसको बोलते हैं। जीन फ्लो का मतलब क्या है देखिए समझिए, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है। जीन फ्लो का मतलब होता है कि अगर यहां से कोई निकल के इसमें जा रहा है, इसमें से निकल के इसमें आ रहा है, इसमें से निकल के इसमें जा रहा है, इसमें से निकल के इसमें आ रहा है, इसको बोलते हैं जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। तो अगर ये कोई इधर से निकल के इसमें जाएगा, इधर से निकल के इसमें आएगा, तो यहाँ इस पॉपुलेशन में थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। फिर जब आप आपस में ब्रीडिंग करेंगे तो इनके साथ कुछ बदलाव होंगे, आगे चल के जनरेशन में तो फिर क्या देखने को मिल जाएगा, इवोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन लगभग एक ही जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन का मतलब होता है कि बार बार कोई अंदर या बाहर जा रहा है, उसको बोलते हैं जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब, यानी दूसरे का मतलब क्या बताता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि रैंडम कोई एक इंडिविजुअल बाई चांस निकल करके इसमें चला गया इस पॉपुलेशन के अंदर, और जाने के बाद इसने मान लीजिए ये ए टाइप के थे, इसमें से कोई बी टाइप का चला गया और इनके साथ जब ब्रीडिंग हुआ तो कोई सी टाइप का इंडिविजुअल बन गया। तो ये इंडिविजुअल सी टाइप का जो बना है इन दोनों से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी नया स्पीशीज बन गया। तो एक तरीके से देखा जाए कि इस पॉपुलेशन के अंदर क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, जो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। तीसरा बात किया जाए, तीसरा यहां पे बात करेंगे तो म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर कहीं गड़बड़ी आ जा रही है, क्या आ जा रहा है यहाँ पे, कोई सीक्वेंस क्या हो जा रहा है, सीक्वेंस में कहीं गड़बड़ी आ जा रही है। तो जो डीएनए में बदलाव होगा इस पॉपुलेशन के अंदर, किसी इंडिविजुअल के डीएनए में बदलाव होंगे, कई सारे इंडिविजुअल के अंदर, उसी बदलाव की वजह से फिर क्या देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। यानी अगर ये डीएनए में बदलाव आ गया तभी भी इवोल्यूशन हो सकता है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर पाएगा। चौथा पॉइंट क्या बता रहा है इसमें, चौथा पॉइंट जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब मान लीजिए ये जीन है और यहाँ पे ये जीन है, क्रोमोसोम्स अगर क्या करते हैं आपस में आकर कभी मिक्स हो जाते हैं, जब तो जीन इधर से निकल के इसमें चला जाता है और इसमें का निकल के क्या होता है, इसमें आ जाता है। जब क्रोमोसोम आपस में पास में आते हैं, जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट बनते हैं, तो उस टाइम पे दो क्रोमोसोम्स आकर के एक साथ अटैच होते हैं। जब अटैच होंगे तो कुछ जीन निकल करके इसमें जा सकता है और इसमें का इसमें आ सकता है, जिसकी वजह से भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा और पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, नहीं इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। पांचवा पॉइंट क्या बता रहा है, जो पांचवा पॉइंट है बता रहा है ये नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि कोई यहाँ पे कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या आ रहा है, कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। तो बदलाव आने की वजह से ये इंडिविजुअल अपने आप को क्या करेंगे, बदलेंगे, बदल के क्या कर लेंगे, अपनी बॉडी को बदल लेंगे, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में रहना तो इनको अपने बॉडी के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। तो इसी बदलाव को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर क्या करेगा, बदलाव की वजह से इनको सेलेक्ट करेगा, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर ये भी वाला पॉसिबल हो जाएगा तभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम ये बताता है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कि कोई आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है
उसमें जीन का फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा और कभी भी इस पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेंगे। कब? जब उसके अंदर जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, तब इसके अंदर जो पॉपुलेशन हमेशा एक जैसा रहेगा, कभी भी इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसका प्रिंसिपल क्या था? एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है कांस्टेंट होता है, जिसको हमने पहले समझाया। दूसरा जीन फ्लो रिमेंस कांस्टेंट, यानी जो जीन है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, यानी जो यहाँ पे P प्लस Q को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा निकल करके 1, क्योंकि P की जगह पे हम क्या यूज कर रहे थे? 0.7 और Q की जगह पे क्या यूज कर रहे थे हम लोग? 0.3, जिसको जोड़ने पे क्या आएगा हमारा 1। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले हम आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल है, जो इक्विलिब्रियम है, जो इक्वेशन है, कंप्लीट होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अगर ये लेक्चर आपको समझ आएगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।